नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी नीतीश कुमार को लगे बड़े झटके की, बीजेपी नेता के बयान से पार्टी की बढ़ती मुश्किलों की, देखेंगे एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर बढ़ते दबाव को, अखिलेश यादव ने एनडीए को दी क्या नसीहत और जानेंगे मोदी सरकार पर क्यों भड़का आरएसएस। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में नीतीश सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है और इस बंटवारे में भी नीतीश की ज्यादा चलती नहीं दिखाई दी। जेडीयू की सीटें भले ही बढ़ गई हों, लेकिन नीतीश कुमार इस बार कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। 20 साल से जिस विभाग को लेकर नीतीश कुमार हमेशा सहयोगियों के सामने अड़ जाते थे, इस बार बीजेपी के पाले में वो विभाग भी चला गया। तो कैसे कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं नीतीश, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। नीतीश कुमार 2005 में बिहार के सीएम बने और उन्होंने गृह मंत्रालय भी अपने ही पास रखा। 2025 में हुए विधानसभा चुनाव तक गृह मंत्रालय जेडीयू के पास ही रहा और इसमें भी 19 साल तो नीतीश कुमार ही गृह मंत्री रहे। बीजेपी ने कई बार नीतीश से गृह मंत्रालय मांगा, लेकिन हर बार उन्होंने बीजेपी हाईकमान को यह मंत्रालय देने से इनकार कर दिया। लेकिन इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के सामने सरेंडर करते दिखाई दिए हैं। गृह मंत्रालय इस बार बीजेपी के सम्राट चौधरी को दिया गया है। वैसे बदले में बीजेपी के हिस्से में रहने वाला वित्त मंत्रालय नीतीश ने जेडीयू के लिए झटक लिया। जेडीयू के विजेंद्र यादव को वित्त विभाग मिला। इसके अलावा उन्हें वाणिज्य और ऊर्जा मंत्रालय भी दिया गया है। बीजेपी के नितिन नवीन को पीडब्ल्यूडी के साथ शहरी विकास और आवास मंत्रालय दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्री विजय सिन्हा को भूमि और राजस्व के साथ खनन और भूतत्व मंत्रालय दिया गया है। जेडीयू के श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास कार्य और परिवहन मंत्री बनाया गया है। यानी एक बात तो साफ हो गई है कि मंत्रालय के बंटवारे में बीजेपी का दबदबा दिखाई दिया। ऐसे में अब सभी की निगाहें विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर हैं कि क्या यह पद भी बीजेपी के हिस्से में चला जाएगा। वैसे जिन मंत्रियों को महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे गए हैं, उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर जिस तरह से नीतीश सरकार में परिवारवाद का दबदबा दिखाई दिया है, उसे लेकर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम सहित तमाम बड़े मंत्री किसी न किसी सियासी खानदान से जुड़े हुए हैं, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम भी शामिल है। ऐसे में विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेर लिया है, जो विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं। नीतीश कुमार को बीजेपी ने बड़ा झटका दे दिया है, तो मुश्किलों में बीजेपी भी दिखाई दे रही है। बिहार चुनाव में विपक्ष बीजेपी पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा रहा था और अब बीजेपी के नेता ने ही विपक्ष के आरोपों पर मोहर लगा दी है। बीजेपी के उस नेता ने जिसने नरेंद्र मोदी के लिए अपनी सीट छोड़ी थी, उसने ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा जोरों पर है। तो कौन है वो नेता और क्या कुछ कहा उन्होंने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 14 नवंबर को बिहार की बाजी एनडीए ने जीत ली। 20 नवंबर को जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष एक मुद्दे को लेकर बीजेपी पर भड़का हुआ है और वो मुद्दा है रिश्वतखोरी का। दरअसल बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत हर महिला के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे। इस योजना का विपक्ष ने जमकर विरोध किया और इसे चुनाव से पहले रिश्वतखोरी करार दिया। अब खास बात यह है कि विपक्ष के बाद अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने चुनाव से पहले पैसे बांटने को लेकर एनडीए पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि विकास का अर्थ चुनावों में पैसे बांटना नहीं है। देश में आर्थिक असमानता ही सबसे बड़ा भेदभाव बन चुकी है। कल्याणकारी कार्य चुनावों में पैसा बांटने से नहीं होते हैं। आज लोग सवाल उठाते हैं कि चुनाव से पहले कैश बांटा जा रहा है। सरकार कहती है कि ऐसा वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि आप वोट खरीदने के लिए पैसे बांटते हैं। बता दें कि मुरली मनोहर जोशी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर सियासत में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार नतीजों में धांधली के आरोप लगा रहा है और नतीजों की समीक्षा करने की चेतावनी भी दे रहा है। इस बीच अब देखना यह होगा कि बीजेपी अपने ही नेता के दिए हुए बयान पर क्या सफाई देती है। बीजेपी नेता के बयान से पूरा एनडीए फंसता दिखाई दे रहा है, तो एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यह मामला कोर्ट में चल रहा है।
अब इसके दूसरे चरण को लेकर तमाम राज्यों ने याचिकाएं दाखिल की हैं, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं इस बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने इसे लेकर अपनी कवायद तेज कर दी है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। ये याचिकाएं केरल, बंगाल, तमिलनाडु समेत तमाम राज्यों की तरफ से दाखिल की गई हैं। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस जॉय मौलिया बागची की पीठ ने अब इसे लेकर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। पीठ ने केरल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 26 नवंबर के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, क्योंकि वहां स्थानीय निकाय चुनाव करीब है। याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस पर जोर दिया। वहीं दूसरे राज्यों की याचिकाओं पर दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। जैसा आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही पूरे भारत में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले की वैधता की जांच कर रहा है और अब उसने दूसरे चरण को लेकर दाखिल याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया है। वहीं इस बीच पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर विवाद गहरा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक दिन पहले एसआईआर को योजना विहीन, अव्यवस्थित और खतरनाक बताते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी और इस प्रक्रिया को रोकने की बात कही थी। अब इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी का संदेश आयोग के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने की कोशिश है। इसी सिलसिले में अब सत्तारूढ़ टीएमसी 24 नवंबर को पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की अध्यक्षता में एक आंतरिक बैठक करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वोटर लिस्ट में कोई भी नाम ना छूटे। वहीं अगले ही दिन यानी 25 नवंबर को टीएमसी एसआईआर के खिलाफ एक रैली का भी आयोजन कर सकती है। एसआईआर के खिलाफ टीएमसी मोर्चा खुलने की तैयारी में है, तो तैयारी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी तेज है। पार्टियों ने कमर कस ली है। बिहार के बाद बीजेपी यूपी में भी लगातार जीत के दावे कर रही है, लेकिन इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है, साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज यानी 21 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा है। साथ ही बिहार में एनडीए की बम्पर जीत पर भी हमला बोला। बिहार जीत के जश्न में डूबे एनडीए को अखिलेश ने अभी से सचेत करना शुरू कर दिया है कि यूपी में सरकार बनाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आप दूसरों को तकलीफ दोगे तो कुदरत अपना फैसला करेगी। जीत तो सिकंदर को भी अमर नहीं कर पाई। साथ ही उन्होंने बीजेपी के उस वादे को पूरी तरह से फेल बताया जिसमें बीजेपी ने गंगा रिवर फ्रंट को साफ करने की बात कही थी। साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी या तो 1000 साल पीछे का सोचती है या फिर 2047 का। नालों पर रिवर फ्रंट कहां बनते हैं बताइए आप। आपने सपना दिखाया मां गंगा को साफ करेंगे। बीजेपी के लोग 1000 साल पहले सोचते हैं पीछे का या और आगे का सोचते हैं। 2047 उनका जुबानी हमला यही नहीं रुका। उन्होंने सड़क चौड़ीकरण जैसे स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए बीजेपी को नकारात्मक और छोटी सोच का बताया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपाई जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, संकीर्ण सोच है, वो कैसे चौड़ीगढ़ की बात कर रहे हैं हम। चौड़ीकरण भाजपा की संकीर्ण सियासत की साजिश है। यह साजिश कर रही है। यह चौड़ीकरण जो कर रही है, यह भाजपा की संकीर्ण सियासत की साजिश है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर डिवाइड एंड रूल का रास्ता अपनाने के आरोप भी लगाए। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए साफ कहा है कि बीजेपी अपने पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राजनीति करो का रास्ता अपनाकर समाज में नफरत फैलाती है। करीब आधे घंटे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बीजेपी को स्थानीय मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर जमकर घेरा। वहीं यह भी माना जा रहा है कि अखिलेश के इन हमलों का असर यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, क्योंकि सपा प्रमुख जमकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, जिससे बीजेपी सख्त में आ सकती है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा है, तो मोहन भागवत के बयान से भी मोदी सरकार घिर गई है। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद पहली बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वह मोदी सरकार पर भड़क उठे। उन्होंने मोदी सरकार को नसीहत तक दे दी। तो क्या कुछ कहा आरएसएस प्रमुख ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में।
मणिपुर में 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद अब हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर में शांति बहाली के लिए सरकार को चाहिए कि वह तुरंत कार्रवाई करे। भागवत मणिपुर पहुंचे हैं और उनका यह हिंसा के बाद पहला मणिपुर दौरा है। इस दौरान मोहन भागवत ने कुछ ऐसा कह दिया जो मोदी सरकार के लिए निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। संघ प्रमुख ने इम्फाल में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक एकता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने मणिपुर में सरकार गठन को लेकर भी बड़ी बात कही। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम के दौरान कहा, सरकार और पार्टियों के मामलों में मैं बहुत हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन मणिपुर में सरकार अवश्य होनी चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विनाश होने में 2 मिनट का समय लगता है, लेकिन निर्माण में 2 साल लगते हैं। इन कठिन परिस्थितियों में भी मणिपुर के लोगों को अलग अलग आधारों पर बिखरने से बचाने के लिए निरंतर कोशिश की गई। हम निश्चित रूप से सभी को साथ लेकर चलेंगे। अब जिस तरह से मोहन भागवत का बयान सामने आया है, उसे मोदी सरकार से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने अपने इस बयान के जरिए हिंसा के लिए मोदी सरकार को घेरा है, क्योंकि लगभग 2 साल से ज्यादा वक्त से मणिपुर हिंसा से जूझ रहा है। कुकीजों और मैते समुदाय के बीच संघर्ष में 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग बेघर हो गए, लेकिन सरकार इस हिंसा को रोकने में नाकाम साबित हुई। फरवरी में एनरेन सिंह को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। ऐसे में विपक्ष तो सवाल कर ही रहा है, लेकिन अब मोहन भागवत के बयान से भी मोदी सरकार घिर गई है। सवाल उठ रहे हैं कि मणिपुर में शांति कब बहाल होगी। तो सवाल दिल्ली हिंसा के आरोपियों की जमानत को लेकर भी बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से एएसजी राजू ने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने साफ कह दिया कि ये आरोपी जमानत के हकदार नहीं हैं। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 2020 के दिल्ली हिंसा मामले से जुड़े मामलों में आरोपी उमर खालिद और शजील इमाम सहित अन्य की जमानत याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि यह एक आतंकवादी साजिश का स्पष्ट मामला है और इसलिए यूएपीए की धारा 43 D5 के तहत ये आरोपी जमानत के हकदार नहीं है। एएसजी राजू ने पीठ को बताया कि हिंसा में 53 लोग मारे गए और 513 घायल हुए, जिसमें फायर आर्म्स, पेट्रोल बम और एसिड का इस्तेमाल हुआ। पहली चार्जशीट 16 सितंबर 2020 को और दूसरी चार्जशीट 22 नवंबर 2020 को दायर की गई थी। चार्जशीट में आईपीसी की धारा 302, 307 और यूएपीए की धारा 13, 16 और 18 लगाई गई है। एएसजी ने विशेष रूप से यूएपीए की धारा 16(1)(a) का उल्लेख किया, जिसमें जान लेने तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आरोप पहली नजर में सही लगते हैं और कॉग्निजेंस लेने के आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए यूएपीए की धारा 435 के तहत जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एएसजी राजू ने साजिश के बड़े इरादे पर जोर दिया, जिसमें जरूरी दूध, पानी की सप्लाई में रुकावट और असम को भारत से हटाने के लिए चक्का जाम का इस्तेमाल करना शामिल था। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का भी हवाला दिया, जहां रेलवे को 70 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। इसे आर्थिक तबाही के इरादे से उन्होंने जोड़ा। साथ ही एएसजी ने टेरर फाइनेंसिंग का भी दावा किया, जैसे ताहिर हुसैन पर शेल कंपनियों के जरिए 1 करोड़ 3 लाख की फंडिंग का आरोप, शफा और रहमान पर 8,90,000 और मीरान हैदर पर 2,86,000 की फंडिंग का आरोप। उन्होंने उमर खालिद को चक्का जाम की साजिश रचने और हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दो जैसे भाषण देने वाला बताया। एएसजी ने निष्कर्ष दिया कि यह एक सिस्टेटिक प्लान था, जिसका बड़ा मकसद शासन बदलना था और इस साजिश में शामिल लोग लाठी, एसिड और बंदूक लेकर आए थे। कोर्ट ने आगे कहा कि सुनवाई 24 नवंबर को लंच के बाद जारी रहेगी। दिल्ली हिंसा मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, तो चर्चा द नेहरू आर्काइव को लेकर भी हो रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को छात्रों युवाओं तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने नेहरू के कामों की ऑनलाइन लाइब्रेरी को लाइव कर दिया है, जिसमें पूर्व पीएम के बचपन से लेकर आजादी के बाद तक की कुछ तस्वीरें भी हैं, जिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान आया है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका रखने वाले और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों और नीतियों को सभी तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है।
जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड nehruaka.in नामक एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसके जरिए नेहरू के चुनिंदा बौद्धिक कामों के बारे में जान सकते हैं। नेहरू आका लाइव में उनके बचपन से लेकर आजादी के बाद तक की कई फोटो भी हैं। इस संग्रह में 75,000 पृष्ठ और 3,000 फोटो शामिल है। दूसरे चरण में नेहरू के पत्रों को भी शामिल किया जाएगा। संग्रह में 35,000 दस्तावेज, फोटो, ऑडियो, वीडियो और नेहरू की किताबें हैं। इसमें नेहरू की कृतियों का 100 वॉल्यूम का पूरा सेट शामिल है, जिन्हें डिजिटाइज किया गया है और इन्हें फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। ये वेबसाइट मोबाइल फोन फ्रेंडली है। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। राहुल ने इस वेबसाइट का फोटो शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि नेहरू का लेखन सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि भारत की विकसित होती अंतरात्मा का अभिलेख है। हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा, उसका साहस, उसके संदेहों, उसके सपनों को समझने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उनके शब्द एक शक्तिशाली दिशा सूचक है। राहुल ने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि यह विरासत आप सभी के लिए खुली, खोज योग्य और मुफ्त है। इसका विस्तार होता रहेगा।